आज का चैप्टर है रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं संबंधित मुद्दे, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज़। इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में आप विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए रोजगार। रोजगार उस स्थिति का सूचक है जिसमें श्रमिक अपनी आजीविका अर्जन के लिए किसी न किसी उत्पादक आर्थिक क्रिया में लगा होता है, उसे रोजगार कहते हैं। उत्पादन क्रिया से मतलब है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन प्रक्रिया से। इस प्रकार रोजगार में लगे व्यक्ति वो हैं जो किसी न किसी उत्पादन क्रिया में लगे होते हैं, चाहे उत्पादन कार्य छोटा है या चाहे उत्पादन कार्य बड़ा है। श्रमिक वह व्यक्ति जो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए किसी न किसी उत्पादक रोजगार में लगा होता है, श्रमिक कहलाता है। यानी जो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए उत्पादक कार्य कर रहा है, श्रमिक कहलाता है। आर्थिक क्रिया पारिश्रमिक पाने के लिए वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाने वाला कोई भी क्रियाकलाप जो राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान करता है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। यही कारण है वो महिलाएं जो घर की देखभाल कर रही हैं या बच्चों का लालन पालन करती हैं, उनके कार्य को आर्थिक कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी सेवाओं या काम का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, इसलिए उनके कामों को आर्थिक क्रिया नहीं माना जाता है। अब देखिए कार्यबल। आर्थिक क्रियाओं से जुड़े व्यक्तियों का समूह कार्यबल कहलाता है। इस तरह कार्यशील व्यक्तियों की कुल संख्या कार्यबल कहलाती है। यानी जो व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं, उनकी संख्या कार्यबल कहलाती है। श्रम बल वो सभी व्यक्ति जो या तो कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के इच्छुक हैं, श्रम बल कहलाते हैं। यानी इसमें रोजगार प्राप्त और बेरोजगार दोनों ही सम्मिलित होते हैं। श्रम आपूर्ति श्रम की वह मात्रा जिसे श्रमिक एक विशेष मजदूरी दर पर स्वेच्छापूर्वक अर्पित करने को तत्पर रहता है, श्रम आपूर्ति कहलाती है। यानी एक निश्चित मजदूरी पर स्वेच्छापूर्वक सेवा अर्पित करने वाले श्रमिक जो हैं, ये एक तरह से श्रम आपूर्ति कहलाती है। श्रम बल बराबर होता है कार्यबल प्लस ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या जो कार्य करने की इच्छुक है। यानी श्रम बल बराबर रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या और ऐसे बेरोजगार जो कार्य करने के लिए इच्छुक हैं। कार्यबल सहभागिता दर उत्पादन क्रिया में वास्तव में भाग लेने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कार्यबल सहभागिता दर कहलाता है। सहभागिता दर बराबर होता है कार्यबल बट्टे कुल जनसंख्या गुणा 100। तो इस तरह से अगर हमें कार्यबल मालूम है, कुल जनसंख्या मालूम है, हम सहभागिता दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो सहभागिता दर बराबर कार्यबल बट्टे कुल जनसंख्या गुणा 100। इसी तरह से हम बेरोजगारी दर निकाल सकते हैं। बेरोजगारी दर बराबर होती है बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बट्टे श्रम बल का आकार गुणा 100। तो इस तरह से अगर हमें बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या पता है, श्रम बल का आकार पता है, तो हम बेरोजगारी दर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से बेरोजगारी दर बराबर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बट्टे श्रम बल का आकार। अब देखिए श्रमिक के प्रकार। श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? श्रमिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वनियोजित श्रमिक और दूसरे हैं भाड़े के श्रमिक। भाड़े के श्रमिक भी 2 प्रकार के होते हैं, अनियमित श्रमिक और नियमित श्रमिक या मजदूर। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वनियोजित श्रमिक। अपने ही व्यापार अथवा धंधे में कार्यरत लोगों को स्वनियोजित श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह ऐसा व्यक्ति जो अपने उद्यम या अपना धंधा का स्वयं मालिक है और संचालक है, तो वो स्वनियोजित श्रमिक कहलाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी सेवाओं का पुरस्कार लाभ के रूप में ही प्राप्त करते हैं। दूसरा है भाड़े के श्रमिक। मजदूरी लेकर दूसरों का कार्य करने वाले व्यक्ति भाड़े के श्रमिक कहलाते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, पहला है अनियमित श्रमिक और दूसरा है नियमित श्रमिक। अनियमित श्रमिक का मतलब है ऐसे श्रमिक नियमित अथवा स्थायी रूप से कार्य पर नहीं लगाए जाते
और वे सामाजिक सुरक्षा के रूप में श्रमिक को मिलने वाले लाभों से वंचित होते हैं, जैसे सड़क निर्माण में लगे हुए श्रमिक। इसी में है दूसरे तरह के जो भाड़े के श्रमिक हैं, नियमित मजदूर हैं। ऐसे नियमित और स्थायी रोजगार प्राप्त श्रमिक जो सामाजिक सुरक्षा के अधीन मिलने वाले सभी लाभों को प्राप्त करते हैं, नियमित श्रमिक की श्रेणी में आते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में कार्यरत इंजीनियर अथवा स्थायी श्रमिक। तो इस तरह से श्रमिक दो तरह के होते हैं, स्वनियोजित श्रमिक और भाड़े के श्रमिक। भाड़े के श्रमिक भी दो तरह के होते हैं, अनियमित श्रमिक और दूसरे तरह के होते हैं नियमित श्रमिक। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक टेबल दी है। इस टेबल में भारत में क्षेत्रवार कार्यबल के बारे में जानकारी दी है। यह सेक्टर वाइज वर्क फोर्स इन इंडिया, ये टेबल है। अब इसमें देखिए, इसमें मुख्यतः जो कॉलम है ये 6 कॉलम है। सबसे पहला है क्षेत्रक, दूसरा जो है ये है क्षेत्र, इसमें 2 भाग हैं, ग्रामीण और नगरीय। लिंग, इसमें भी 2 भाग हैं, पुरुष और महिलाएं। और लास्ट का जो कॉलम है इसमें कुल दिया हुआ है। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक में ग्रामीण क्षेत्रों में 60.8% लोग लगे हुए हैं और नगरीय क्षेत्रों में कम लोग लगे हुए हैं, 8.2% है केवल। इसी तरह से द्वितीय क्षेत्रक में ग्रामीण क्षेत्रों में 19.2% है और नगरीय क्षेत्रों में इससे काफ़ी ज़्यादा है। तृतीय जो सेवा क्षेत्र हैं, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में है ये केवल 20% लोग लगे हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में 61.4% लोग लगे हुए हैं। तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्रक में ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा लगे हुए हैं काम पर और तृतीय क्षेत्रक में नगरीय क्षेत्र के लोग ज़्यादा लगे हुए हैं काम पर। इसी तरह से महिला और पुरुष का अनुपात देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक में 45% पुरुष लगे हुए हैं काम पर और महिलाएं 57.3 लगी हुई हैं, जबकि तृतीय क्षेत्रक में पुरुष की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं काम पर कम लगी हुई हैं। ये दूसरी टेबल देखिए, इसमें भारत में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात दे रखा। ये जो टेबल है ये 2010-11 की सूचना पर आधारित है। इसमें 3 कॉलम है। पहले में इसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या दे रखी, महिलाएं दी हुई हैं, दूसरे में ग्रामीण और तीसरे में नगरीय जनसंख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए, पुरुष जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में 54.7% पुरुष काम पे लगे हुए हैं और नगरीय क्षेत्रों में 54.3% लोग काम पे लगे हुए हैं। इसी तरह से महिलाएं देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम महिलाएं काम पे लगी हैं और नगरीय क्षेत्रों में भी कम महिलाएं काम पे लगी हैं। 26.1% है समझ लीजिए और नगरीय क्षेत्रों में 13.8। इस टेबल में रोजगार पद्धति की प्रवृत्तियाँ 1950 से 51 से लेकर 2013 से 14 तक दी हुई हैं। टेबल में देखिए, 1950-51 में प्राथमिक क्षेत्र में 72% के आसपास व्यक्ति काम पे लगे हुए हैं और जो द्वितीय क्षेत्र है इसमें 10% के आसपास व्यक्ति काम पे लगे हैं और तृतीय सेवा में लगभग 17% लोग काम पर लगे हुए हैं। अब 1972-73 में देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में ये काम पे लगे लोगों की संख्या बढ़ गई है, द्वितीय क्षेत्र में भी बहुत थोड़ा कम बढ़ी है और तृतीय क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र है इसमें काम करने वालों की संख्या कम हुई है। लेकिन आने वाले समय में जो प्राथमिक क्षेत्र में लोगों का काम करने का प्रतिशत कम होता जा रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और साथ ही जो सेवा क्षेत्र हैं जिसमें बैंकिंग, बीमा, बिजनेस आते हैं, इसमें भी काम का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से देखिए, 1993-94 में प्राथमिक क्षेत्र में ये प्रतिशत कम होकर 64% हो गया है और द्वितीय क्षेत्र में बढ़कर 16% हो गया है और तृतीय क्षेत्र में ये बढ़कर 20% हो गया है। इसी तरह से 2009 और 10 में देखिए,
कृषि क्षेत्र में काम करने वाले का प्रतिशत और कम हो गया, 47.6% रह गया केवल। इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र में ये काम करने वालों का प्रतिशत बढ़ गया, 18.2% हो गया, और तृतीय क्षेत्र में काम करने वालों का प्रतिशत 34.2 हो गया। तो इस तरह से भारतवर्ष में पहले प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वालों लोगों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या कम होते जा रही है। कार्यबल का अनौपचारीकरण। कार्यबल का अनौपचारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मजदूरों का प्रतिशत बढ़ता है। सुनियोजित एवं वेतनभोगी कर्मचारी का अनियमित रोजगार में रूपांतरण होता है। इस प्रक्रिया में रोजगार की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आती है। इसे कार्यबल का अनौपचारीकरण कहते हैं। भारत में कार्यबल का अनौपचारीकरण, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। 90 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों एवं उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, जिसने अर्थव्यवस्था के निजीकरण को बढ़ावा दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अनेक प्रोत्साहनों के साथ आगे बढ़ाया गया। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ और श्रमिकों की रोजगार संरचना में कार्यबल के अनौपचारीकरण की ओर झुकाव बढ़ा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में स्वीकार किया गया कि देश में सार्वजनिक संगठित क्षेत्र में रोजगार तेजी से कम होता जा रहा है और इस अवधि में कुल संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि ऋणात्मक रही है। तो इस तरह से 90 के दशक से पहले सार्वजनिक क्षेत्र का ज़्यादा महत्व था अर्थव्यवस्था में, लेकिन आर्थिक सुधार और उदारीकरण जब से शुरू हुआ तब से भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। अब है औपचारिक क्षेत्र, फॉर्मल सेक्टर। औपचारिक क्षेत्र से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र से है। इसमें ऐसे सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, निजी उद्यम सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। इस क्षेत्र के श्रमिक अनेक सामाजिक सुरक्षा एवं लाभों को पाने के अधिकारी होते हैं। तो इस तरह से सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, निजी उद्यम जो हैं ये औपचारिक क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर। अर्थव्यवस्था का असंगठित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसान, छोटे दुकानदार, व्यापारी, घरेलू उद्योग, कृषि मजदूर, निर्माण और सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले अनियंत्रित मजदूर आते हैं। इस क्षेत्र के श्रमिक जो हैं ये सामाजिक सुरक्षा व लाभों के पाने के अधिकारी नहीं होते हैं। तो इस तरह से किसान, छोटे दुकानदार, व्यापारी, घरेलू उद्योग, कृषि मजदूर और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले अनियमित मजदूर अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बेरोजगारी क्या है। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने का इच्छुक होता है परंतु उसे काम नहीं मिलता, बेरोजगारी कहलाती है। यानी रोजगार की कमी का अर्थ है बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहां श्रम शक्ति व रोजगार के अवसरों में अंतर होता है। श्रम शक्ति तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रोजगार के अवसर बहुत कम है। तो इसका मतलब श्रम शक्ति जो है इसमें से कुछ ही कार्यबल में परिवर्तित हो जाती है और बाकी व्यक्ति बेरोजगार रह जाते हैं। श्रमिकों की मांग की अपेक्षा उनकी पूर्ति के अधिक होने का परिणाम ही बेरोजगारी है। तो इस तरह बेरोजगारी का जिस समय अनुमान लगाया जाता है तो उन्हीं व्यक्तियों की गणना की जाती है जो काम करने के योग्य हैं, काम करने के इच्छुक हैं, वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हैं। उन व्यक्तियों को जो काम करने के योग्य नहीं हैं उन्हें इसके अंतर्गत नहीं गिना जाता है। अब देखिए भारत में बेरोजगारी की प्रकृति। भारत में बेरोजगारी की प्रकृति को दो भाग में बांटा गया है। पहला है ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी और दूसरा है नगरीय क्षेत्रों की बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी भी दो तरह की होती है, मौसमी बेरोजगारी और दूसरा है
अदृश्य बेरोजगारी। नगरीय क्षेत्रों की बेरोजगारी ये भी दो तरह की है, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। अब इसको विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी। इसमें सबसे पहला है मौसमी बेरोजगारी। कृषि एक मौसमी व्यवसाय है जिसमें श्रमिकों को साल भर काम नहीं मिलता। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत कृषि श्रमिक फसल कटने जाने के बाद बेकार हो जाते हैं। जब तक दूसरी फसल का कार्यक्रम शुरू नहीं हो जाता तब तक वो बेकार ही रहते हैं। इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा है अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी इसके कहते हैं। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में छिपी हुई बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। छिपी हुई बेरोजगारी से मतलब है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसमें श्रमिक काम पर लगा हुआ मालूम होता है किंतु उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता। मान लो किसी खेत में 10 मजदूर काम कर रहे हैं और 10 बोरा गेहूँ वहाँ पर उत्पादन हो रहा है। एक व्यक्ति और वहाँ पर काम पर लग जाता है, 11 व्यक्ति हो जाते हैं श्रमिक, लेकिन उत्पादन 10 बोरा गेहूँ के ही बराबर हो रहा है। तो 11वां व्यक्ति अदृश्य बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। वो इसलिए अदृश्य बेरोजगारी के अंतर्गत आता है क्योंकि काम में तो लगा है लेकिन उसका उत्पादन शून्य है। नगरीय क्षेत्रों की बेरोजगारी दो तरह की होती है, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी का मतलब है देश में जनसंख्या की तेज़ी से वृद्धि के कारण श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे नगरों का विस्तार होता है ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, किंतु औद्योगिक विकास की धीमी गति के कारण सब श्रमिकों को वहाँ पर रोज़गार नहीं मिल पाता। इसे औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी। भारत में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में है। शिक्षित लोगों में बेरोजगारी का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके भी बेरोजगार रहता है। शिक्षित वर्ग में पाई जाने वाली बेरोजगारी एक बहुत भीषण समस्या है। शिक्षा क्षेत्र में संख्या विस्फोट अर्थात बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का शिक्षा प्राप्त कर निकलने के कारण शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के बहुत से गंभीर दुष्परिणाम हैं या दोष हैं। बेरोजगारी के दुष्परिणाम या दोष इनको हम कह सकते हैं। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, आर्थिक दुष्परिणाम और सामाजिक दुष्परिणाम। आर्थिक दुष्परिणाम में है सबसे पहले देखिए मानव शक्ति का व्यर्थ जाना। बेरोजगारी एक राष्ट्र के लिए गंभीर समस्या होती है। इसके कारण मानव शक्ति का उचित उपभोग नहीं हो पाता है, यह शक्ति व्यर्थ ही चली जाती है। दूसरा है आर्थिक संपन्नता में कमी। बेरोजगारी से प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है जिससे जीवन स्तर गिरता है, लोगों की ऋणग्रस्तता और निर्भरता में वृद्धि होती है। तीसरा है औद्योगिक संघर्ष। बेरोजगारी से औद्योगिक संघर्षों में वृद्धि हो जाती है। मालिकों का बेरोजगारी का फ़ायदा उठाकर कम मजदूरी दी जाती है। पेट पर भोजन न मिलने से मृत्यु दर बढ़ जाती है, जिससे औद्योगिक संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। निर्धनता में वृद्धि होती है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी तो उससे प्रति व्यक्ति आय कम होगी और इस तरह से निर्धनता में वृद्धि होती है। पूंजी निर्माण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बेरोजगार व्यक्ति केवल आश्रित होता है, वो केवल उपभोग करते हैं, उत्पादन में उनका कोई योगदान नहीं होता। इससे पूंजी निर्माण की दर की क्षति होती है। तो इस तरह से बेरोजगारी का जो आर्थिक दुष्परिणाम है इसमें पूंजी निर्माण पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो बचत होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब है बेरोजगारी के सामाजिक दुष्परिणाम। सामाजिक दुष्परिणाम में सबसे पहला है सामाजिक समस्याओं का विस्तार, दूसरा है श्रम का शोषण, तीसरा है असमानता में वृद्धि और चौथा है राजनीतिक अस्थिरता। अब इसको आप विस्तार से सुनिए। सामाजिक समस्याओं का विस्तार, जिस देश में बेरोजगारी होती है उस देश में नई नई सामाजिक समस्याएं जैसे चोरी, डकैती, बेईमानी, शराबखोरी, जुआबाजी पैदा हो जाती हैं।
दूसरा है श्रम का शोषण। बेरोजगारी की स्थिति में श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण किया जाता है। उन्हें बहुत कम मजदूरी देकर ज़्यादा घंटे काम लिया जाता है। असमानता में वृद्धि होती है। बेरोजगारी जितना ज़्यादा होगी, आय तथा संपत्ति के वितरण में असमानता भी उतना ही अधिक होगी। इसी तरह से राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति आती है। बेरोजगारी की समस्या देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर देती है। व्यक्ति प्रजातांत्रिक मूल्यों और शांतिपूर्वक साधनों में विश्वास खो बैठते हैं। तो इस तरह से बेरोजगारी के दुष्परिणाम हैं आर्थिक दुष्परिणाम और सामाजिक दुष्परिणाम। आर्थिक दुष्परिणाम और सामाजिक दुष्परिणाम। भारत में बेरोजगारी के कारण। भारत में बेरोजगारी के दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला जो है वो सामान्य कारण है, दूसरा है विशिष्ट कारण। तो भारत में बेरोजगारी का जो सामान्य कारण है, इसमें भी सबसे पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, नियोजन में दोष, आर्थिक विकास की धीमी गति और यंत्रीकरण। विशिष्ट कारणों में ये दो तरह के हैं, अदृश्य बेरोजगारी संबंधी कारण और शिक्षित बेरोजगारी संबंधी कारण। अब इसको विस्तार से देखिए। सबसे पहला है सामान्य कारण में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। बेरोजगारी में तीव्र गति से वृद्धि का मुख्य और महत्वपूर्ण कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो 2.5% की दर से बढ़ रही है, जबकि रोजगार की सुविधाएं उस दर से नहीं बढ़ रही हैं। यहाँ प्रति वर्ष 70 लाख व्यक्ति रोजगार चाहने वालों की संख्या में जुड़ जाते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा जो योजना बनाई जाती हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाने का मुख्य कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का है। दूसरा है नियोजन में दोष। देश में 1951 से नियोजन का या प्लानिंग का दौर चल रहा है, लेकिन यह नियोजन में बहुत कमियां हैं। इसमें रोजगार मूलक नीति का प्रतिपादन नहीं किया गया है, जिसके कारण बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि हुई है। इसी तरह से आर्थिक विकास की धीमी गति। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के बावजूद रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न नहीं हो सके। कारण क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ती गई। इसी तरह से यंत्रीकरण। भारत विकासशील देश है, यहाँ पे यंत्रीकरण या जो नई टेक्नोलॉजी की ओर देश बढ़ रहा है, स्वचालित मशीनें लगाई जा रही हैं, इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है। ये तो थे सामान्य कारण। अब अदृश्य बेरोजगारी का जो संबंधी कारण है, इसमें सबसे पहला है कृषि की मौसमी प्रकृति। यहाँ खेती साल भर नहीं होती है, बीच में गैप रहता है, उस गैप में बहुत से व्यक्ति बेरोजगार होते हैं, इसको मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। बढ़ता हुआ जनभार। खेत और जगह उतनी ही है कृषि की, लेकिन व्यक्तियों की संख्या बढ़ते जा रही है। बढ़ता हुआ जनभार भी ये जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है। पूंजी का अभाव है। पूंजी का अभाव ये इसलिए है, किसान छोटे हैं, बचत नहीं कर पाते हैं, वैकल्पिक काम का अभाव है, जिससे कि पूंजी का अभाव रहता है। इसी तरह से सामाजिक स्थिति। भारत का ग्रामीण समाज बहुत ज़्यादा परंपरागत और सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। वो अनुत्पादक कार्यों में बहुत अधिक खर्च कर देता है। फिर है शिक्षित बेरोजगारी संबंधी कारण। सबसे पहला है इसका दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है जिसमें केवल रटने को ज़्यादा महत्व दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा का यहाँ पर अभी भी अभाव है। पूंजी प्रधान उत्पादन तकनीक का चुनाव। भारत में विभिन्न योजनाओं में उत्पादन के क्षेत्र में विकसित पाश्चात्य पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। विकास की गति धीमी है। योजनाएं लागू होने के बाद भी आर्थिक विकास उतनी तेज़ी से नहीं हुआ है, इसलिए रोजगार के ज़्यादा अवसर उत्पन्न नहीं हुए हैं। विनियोग का निम्न स्तर है। आंतरिक मुद्रास्फीति, विदेशी सहायता की अनिश्चितता, युद्ध की आशंका के कारण पूंजी विनियोग आशानुकूल नहीं रहा, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। इसी तरह से शिक्षितों का दृष्टिकोण। देश में शिक्षितों का दृष्टिकोण यहाँ पे अलग तरह का है। उनमें शारीरिक श्रम के प्रति अरुचि है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने से घृणा है, इसलिए शिक्षित बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ी है। भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय दो तरह के हैं मुख्य। एक सामान्य उपाय
दूसरे विशिष्ट उपाय। तो इस तरह से इन 2 उपायों से भारत में बेरोजगारी दूर की जा सकती है। विशिष्ट उपाय में है ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के उपाय और दूसरा है शहरी बेरोजगारी दूर करने के उपाय। तो इस तरह से भारत में बेरोजगारी दूर करने के 2 मुख्य उपाय हैं, सामान्य उपाय और विशिष्ट उपाय। विशिष्ट उपाय भी 2 तरह के हैं। अब सामान्य उपाय में देखिए, सबसे पहला है इसमें जनसंख्या नियंत्रण। भारत में प्रतिवर्ष श्रम शक्ति में 70 से 80 लाख की वृद्धि हो रही है। इतनी अधिक मात्रा में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना बहुत अधिक कठिन है। अतः बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना बहुत अधिक आवश्यक है। दूसरा है विनियोग दर में वृद्धि। रोजगार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए घरेलू बचतों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे पूंजी निर्माण की दर अधिक होगी, विनियोग अधिक किया जा सकेगा, जिससे नए नए उद्योगों में वृद्धि होगी। तीसरा है जनशक्ति नियोजन। देश में जनशक्ति नियोजन किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में श्रम और पूर्ति के बीच समायोजन किया जाना चाहिए। चौथा है रोजगार उन्मुख नियोजन। देश में नियोजन करते समय रोजगार सृजन को प्रमुख स्थान देना चाहिए। यह सही है कि आर्थिक विकास होने पर रोजगार में वृद्धि होगी, लेकिन देश में इस उद्देश्य को अलग से प्राथमिकता देना आवश्यक है। सामाजिक सुधार। भारत में सामाजिक ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन किया जाना चाहिए, जिससे जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली आदि के दोष दूर किए जा सकें और श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होकर रोजगार के अवसर बढ़ सकें। अगला है जनशक्ति नियोजन। देश में जनशक्ति नियोजन किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में श्रम और पूर्ति के बीच समायोजन किया जाना चाहिए। उद्यमिता के गुणों का विकास होना चाहिए। शुरू से ही छात्र छात्राओं में उद्यमिता के गुणों का विकास कर उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाना चाहिए। स्वरोजगार के लिए एक बार प्रेरित हो जाने के बाद व्यक्ति सरकारी और निजी नौकरी की ओर नहीं भागता, बल्कि वह अपने पास उपलब्ध साधनों से ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब है ग्रामीण बेरोजगारी संबंधी उपाय। सबसे पहला है इसमें ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधन उपलब्ध हो, बैंकिंग सुविधाएं विकसित हों पूरी तरह से, विद्युत आपूर्ति 24 घंटे हो। इन सुविधाओं का विकास हो जाएगा तो ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। कृषि में संस्थागत परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे इससे, और साथ ही टेक्निक का और जो नई मशीनरी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे उत्पादन कार्य अधिक से अधिक होगा और उससे लोग खेती के जो सहायक कार्य हैं उसमें रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, मतलब जैसे चकबंदी की जानी चाहिए और जो बेकार ज़मीन पड़ी है उसे वितरित कर दिया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन कार्य बढ़े और लोगों को रोज़गार मिले। बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो ये सब कारण हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ा सकते हैं। शहरी बेरोज़गारी दूर करने के उपाय में सबसे पहला उपयोग क्षमता का पूर्ण उपयोग। भारत में अधिकांश बड़े उद्योग अपनी स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जब वो पूरी क्षमता का उपयोग कर पाएंगे तो बेरोज़गारी दूर होगी। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तो उससे क्या होगा, जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार के ज़्यादा अवसर मिलेंगे। शिक्षा का व्यवहारिक रूप। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ाई पूरी करने के बाद व्यक्ति अपना रोज़गार खुद खोल सके, साथ ही अन्य लोगों को भी रोज़गार में लगा सके। सीमित स्वचालन पर नियंत्रण। विगत वर्षों में भारत में उद्योगपतियों ने मशीनों के आधुनिकीकरण व स्वचालन पर बहुत अधिक जोर दिया। इसके कारण उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन बेरोज़गारी भी बढ़ी है। अगला है उदारीकरण की नीति। भारत सरकार ने 1991 की आर्थिक उदारीकरण नीति के बाद से देश में विदेशी कंपनियों की यहाँ पे भरमार हो गई है। इन कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना का क्रम अभी भी जारी है।
इन उद्योगों में बड़ी मशीनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, जिससे मानवीय श्रम का उपयोग कम होता जा रहा है, जबकि देश में मानव शक्ति की कमी नहीं है। होने को तो उदारीकरण की नीति देश के लिए उचित है, लेकिन इस नीति के माध्यम से ऐसे उद्योगों की स्थापना को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो श्रम प्रधान हो, जो देश में उपलब्ध श्रमिकों को काम दे सके, जिससे कोई व्यक्ति बेरोजगार न रहे। तो इस तरह से इन सब उपायों के द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा समस्या बेरोजगारी की जो हमारे देश में है वो जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर है। बहुत से देश जिनकी कुल जनसंख्या जितनी है, भारत में प्रतिवर्ष उतनी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो इतने लोगों को रोज़गार देना मुश्किल नहीं, असंभव होता जा रहा है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़ लिख गए हैं, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो छोटा काम नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से बेरोजगारी की समस्या का जो मुख्य कारण है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उस योजना का पूरा फ़ायदा हर व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जनभार है वो काम में बहुत अधिक है। रोजगार बढ़ाने संबंधी सरकारी नीति या पंचवर्षीय योजना में रोजगार नीति। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मानव शक्ति के समुचित उपयोग और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि का उद्देश्य रखा गया। इसी तरह से छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने पर भी जोर दिया गया। आठवीं योजना में प्रतिवर्ष 80 से 90 लाख नए रोजगार अवसर सृजन करने का लक्ष्य था। नवी योजना का प्रमुख उद्देश्य बढ़ती हुई श्रम शक्ति को लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना और बेरोजगारी की वृद्धि को रोकना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की काफ़ी उत्साहवर्धक संभावना व्यक्त की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा रोजगार सशक्तिकरण पर बल दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। तो इस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार नीति का विश्लेषण करने से साफ होता है कि प्रत्येक योजना में बेकारी को दूर करने के लिए श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, शिक्षकों की बेरोजगारी दूर करने के लिए विशेष रोजगार योजनाएं शुरू की गई। सरकार द्वारा संचालित प्रमुख रोजगार योजनाएं। सबसे पहले देखिए जो योजना है सरकार के द्वारा रोजगार योजना इसको कह सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ये जून 2011 में शुरू हुआ। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह और संघों के रूप में संगठित करना था। इसकी शुरुआत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन के बाद की गई। दूसरा है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसकी शुरुआत मार्च 2012 में हुई। शहरी निर्धन लोगों को स्व सहायता समूहों में संगठित करना इसका मुख्य उद्देश्य था और साथ ही शहरी गरीबों को रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण देना, सब्सिडी ब्याज दरों पर ऋण देकर स्वरोजगार चलाने के लिए उनकी सहायता करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसकी शुरुआत स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन के बाद की गई। तीसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था गाँवों को सड़कों से जोड़ते हुए गांव में मजदूरी परक रोजगार उपलब्ध कराना था और ये योजना जो थी 60,000 करोड़ रुपयों की महत्वाकांक्षा योजना सभी राज्यों में संचालित है।
अगली जो मुख्य प्रचलित और बहुत प्रसिद्ध योजना है ये है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। और मनरेगा योजना जो है रोजगार की वैधानिक गारंटी देता है। इस योजना में इच्छुक पात्र व्यक्ति द्वारा पंजीकरण कराए के 15 दिन के अंदर रोजगार न दिए जाने पर निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। तो इस तरह से पूरे वीडियो में आपने रोजगार, बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, आर्थिक क्रिया, श्रम बल और कार्यबल के बारे में जानकारी प्राप्त की। संक्षेप में फिर से देखिए, रोजगार एक ऐसी क्रिया है जो आय प्राप्ति के लिए की जाती है। बेरोजगारी से मतलब एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को लिए तैयार तो है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। मौसमी बेरोजगारी का मतलब है कुछ महीने व्यक्ति को काम मिलता है लेकिन कुछ महीने उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। अल्प बेरोजगार से मतलब है जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता या पूरा काम नहीं मिलता, उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है दीर्घकालीन प्रवृत्ति की यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के ढांचे के पिछड़ेपन, सीमित पूंजी और श्रम के बाहुल्य के कारण उत्पन्न होती है। छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी से मतलब है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति से है जिसमें श्रमिक काम पर तो लगा हुआ मालूम होता है लेकिन उसके द्वारा उत्पादन शून्य होता है। तो सीमांत उत्पादन